न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। आज एपिसोड में न्यायालय के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती प्यार के बाद धोखाधड़ी का शिकार होने पर, यानी हनी ट्रैप के मामले में फंसने पर या फिर शिकार होने पर पीड़ित को खुद ही सबूत पेश करने होंगे। जी हां, अदालत ने एक युवक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने एक युवती पर हनी ट्रैप कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि पीड़ित बेहतर तरीके से जानता है कि वह किस तरह से हनी ट्रैप में फंसा और ठगी का शिकार हुआ है, इसीलिए सबूतों को पेश करने का जिम्मा भी उसी का ही बनता है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खुद की लापरवाही से आप किसी भी तरह के अपराध का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए खुद की सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन अगर आप हनी ट्रैप के मामले में फंसे हैं और लाखों रुपए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बनी दोस्ती को बगैर छानबीन किए दे दिए हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने साथ हुई धोखाधड़ी को जानते हैं। इसके लिए आप ही बता पाएंगे कि यह रकम किस तरह से और कहां से आपने दी है। इसके लिए सबूत पेश करने पर ही मुकदमा दर्ज किया जाना उचित होगा। दरअसल युवक ने अदालत में दायर शिकायत पत्र में कहा कि उसकी फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती हुई। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार भी कर लिया। हालांकि युवती ने कहा कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके पति उसे मारता पीटता है और उसे प्रताड़ित करता है। फिर युवती ने दिल्ली आकर युवक के खर्च पर एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लिया। युवक ने उस युवती को एक लैपटॉप भी दिया। साथ ही इसी बीच उस युवती ने उस युवक से 3 लाख रुपए भी ले लिए। जब इसका शक हुआ तो युवक ने लैपटॉप वापस मांगा तो उस युवती की व्हाट्सएप चैट उस लैपटॉप में दिख गई। वह पति के साथ पीड़ित से ज्यादा रकम ऐंठने की योजना बनाते पकड़ी गई। इसी बात पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका लगाई, पर वहां पर भी उसे खारिज कर दिया गया। फिर वह आखिर में सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां साक्ष्य पेश करने के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात की गई। सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को खुद अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होगी। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार भी हो गए हो तो इसको भी साबित करने के लिए सबूत पेश करना होगा और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना आगामी 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी जगह यू ललित अगले मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह अगर अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उन्हें ऐसा कोई अफसोस नहीं है। वह न्यायपालिका के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जस्टिस आगामी 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी जगह 27 अगस्त को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जज यू ललित अगले मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में जस्टिस एनवी रमन्ना ने बताया कि वह अपने कार्यकाल से बेहद संतुष्ट हैं। पूछे जाने पर वह सेवानिवृत्त के बाद क्या करेंगे, तो आंध्र प्रदेश से आने वाले जस्टिस एनवी रमन्ना ने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। आपको बता दें कि रमन्ना ने कुछ दिन पहले ही राजनीति में उनकी दिलचस्पी की बात कही थी, लेकिन नियति उन्हें वकालत में खींच लाई और वह जज बन गए। उन्होंने फरवरी 1983 में वकालत की शुरुआत की थी। जस्टिस रमन्ना पिछले साल अप्रैल में कोविड-19 महामारी के बीच जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कार्यभार ग्रहण किया था, तब सुप्रीम कोर्ट और 25 हाईकोर्ट की जजों की रिक्तियों से जूझ रहे थे। इन हाईकोर्ट ने 40% से ज्यादा रिक्तियां थी। हाईकोर्ट अपनी आधी से कम क्षमता पर काम कर रहे अपने 1 साल से कुछ महीने ज्यादा के कार्यभार में उन्होंने हाईकोर्ट में रिक्तियां भरने का जिम्मा संभाला था और 138 से ज्यादा जजों की हाईकोर्ट में नियुक्ति भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जजों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 3 महिला जजों, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली, बी.वी. नागरत्ना और बेला एम. त्रिवेदी को लाया। इनमें से जस्टिस नागरत्ना मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती थी। 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की गई नियुक्तियों एक रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 2016 में 126 जजों की हाईकोर्ट में नियुक्ति की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने न्याय सुधार के लिए भी कई अहम कदम उठाए और न्यायिक आधारभूत ढांचा अथॉरिटी का गठन भी करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। इसके निचली अदालतों में आधारभूत सुविधाएं जैसे जजों के आवास, स्टाफ के आवास के लिए केंद्रीकृत बनाने का प्रस्ताव था। सरकार ने इस बारे में राज्य और देश भर के हाईकोर्ट से राय ली, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर सहमति नहीं दी और कहा कि यह काम राज्यवार का ही होना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी वकील उम्मीदवारों को उच्च अदालतों में दक्षिण के लिए लेने के लिए प्रगतिशील प्रस्ताव किया था, लेकिन विरोध के चलते प्रस्ताव सिरे से नहीं चढ़ सका। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2S न्यूज, एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।